अस्सलाम वालेकुम गाइस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑन नो लीनियर वेव का टैन कोट हाइपरबोलिक मेथड। इस मेथड के अंदर हम स्टडी करेंगे कि इस मेथड को यूज कैसे किया जाता है, इस मेथड को परफॉर्म कैसे किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ओडीई गिवन होती है। ठीक है, मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं नो लीनियर वेव्स के अंदर। टैन हाइपरबोलिक मेथड, कोट हाइपरबोलिक मेथड, माइनस एक्साई मेथड, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आज हम वर्किंग कर रहे हैं टैन कोट हाइपरबोलिक मेथड की। हमारे पास एक ओडीई गिवन होती है, इसके हमने सोल्यूशन फाइंड करने होते हैं। ठीक है, सॉरी पीडी इक्वेशन गिवन होती है, ओडी नहीं गिवन होती, पीडी इक्वेशन गिवन होती है। इसके हमने सोल्यूशन फाइंड करने होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते होते हैं, इस जो इक्वेशन है इसको हम कन्वर्ट करते हैं ओडी में। ओडी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन लेते होते हैं। ठीक है, जो हमारी हेल्प करती है इक्वेशन, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके लिए हम जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं वो ये वाली यूज करते हैं, यानी यू एक्स कोमा टी। जो यू है ये पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी यू का, और एक्स का, ये जो पढ़े हैं। तो इसके लिए हम इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो हमारा जो फंक्शन होता है, जो यू है वो दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, एक्स और टी पर ना। तो उसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू यू ऑफ एक्साई। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा एक्साई होता है वो क्या होता है, इस चीज की इक्वल होता है। मेनली हम जो लेते हैं एक्साई वो लेते होते हैं एक्स माइनस सी टी, बट हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए आ, इस बार हम क्या ले रहे हैं, म्यू के साथ ले रहे हैं। और जितनी भी मेथड्स होंगी उसके अंदर हम फॉर सिंप्लिसिटी हम एग्जैक्ट को क्या लेंगे, म्यू एक्स माइनस सी टी, क्योंकि इससे जो हमारा आंसर आता है वो इजीली आ जाता है, स्टेप्स कम होते हैं। अगर हम जस्ट एक्स माइनस सी टी के साथ लेकर चलें तो हमारे थोड़े स्टेप्स बढ़ जाते हैं, हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है। ठीक है, ये हमारी ट्रैवलिंग वेव ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। जो हमारा यू ऑफ एक्साई है वो किसकी इक्वल है, यू ब्रैकेट म्यू ब्रैकेट एक्स माइनस सी टी ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हमारा यू ऑफ एक्साई किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है। ठीक है, अब हमने ना क्या मैं इक्वेशन टू को इसकी इक्वल लिख सकता हूँ, यू एक्स को टी के, यस लिख सकते हैं क्योंकि ये इसकी इक्वल है। अब इसको यूज करते हुए मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखते हैं क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेरे पास इक्वेशन वन है, इसके लिए मुझे इसके अंदर मैंने चीजें पुट करनी है। ठीक है, सबसे पहले मुझे यू टी के लिहाज से चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, यू का पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी बाय चेन रूल। क्यों, आप जानते हैं क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल ज्यादा आ गए, तो इधर हम चेन रूल यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल फाइंड करने के लिए, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। सो ये मैंने सिंपल चेन रूल यूज किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आंसर चेन रूल से आ गया। ठीक है, सबसे पहले चेन रूल जो अप्लाई होगा वो यू के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, यू के ऊपर। ठीक है, यू के ऊपर अप्लाई होने के बाद इसके ऊपर फुल अप्लाई होगा क्योंकि यू एक है ना। ठीक है, एक्साई इसके अंदर एक वेरिएबल है। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर फुल डेरिवेटिव है। आगे जो एक्साई है वो दो पे डिपेंड कर रहा है, तो इसके लिए इधर पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, साइन आ गया। इसके ऊपर हमने चेन रूल लगाया तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी जी आ गया। अब सिमिलर स्टेप किया, यू का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए फिर से चेन रूल लगाया और सिंपल उसी तरह हमारे पास आ गया। और इधर अगेन डेरिवेटिव लिया, पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ गया। और फिर अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आ गया। अब ये चीजें मैंने क्यों निकाली, यू का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स और थ्री टाइम डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स और टी, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें इधर पुट करनी है, इधर पुट करनी है, इधर पुट करनी है। इस यू को नहीं छेड़ना, यू एज इट इज ही आएगा। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को भी नहीं छेड़ना, ये हमारे इधर कांस्टेंट। सारी वैल्यूज को मैंने इक्वेशन वन के अंदर पुट किया, जो इक्वेशन वन में आपको दिखा के आ रहा था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन वन है। ठीक है, तो इसके अंदर पुट करने के बाद अब क्या हुआ कि मेरे पास ये आ गई। ठीक है, ये मेरे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन थ्री। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ मैथड्स लगा के आंसर फाइंड कर सकता हूँ। बट एक क्या होता है कि हम इसको जितना सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे उतना हमारे लिए ये हेल्पफुल होती है और उतना हमारे लिए केस आसान हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको इसी तरह लेके चलूँ ना
तो फिर भी क्वेश्चन सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्यों कॉम्प्लिकेटेड वे में जाएं, हम क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं क्या देखूं, क्या मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ये म्यू का साइन है, ये म्यू का साइन है और ये यू है, इसको मिक्स ना करना, ये म्यू है और ये यू है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा। तो मैं इसका क्या इंटीग्रेशन ले सकता हूँ, मैंने देखा कि मैं इसको कैसे मजीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मैंने देखा कि मैं इसकी इंटीग्रेशन ले सकता हूँ, मैंने इंटीग्रेशन ली तो मेरे पास ये और मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई। तो इससे ज्यादा मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। सो दैट इज व्हाट ओडीई। इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ मैथड्स लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इस बार हम टैन कोट मेथड यूज कर रहे हैं। सो इतने तक जो स्टेप है ना, ये सब मेथड्स के अंदर सेम होगा, ठीक है। साइन को साइन के अंदर, टैन कोट के अंदर आप इसके अलावा और मुख्तलिफ मेथड्स यूज करेंगे, उनके अंदर पीडी से ओडी का जो मेथड होता है वो सेम होता है, ठीक है। उससे आगे उनका प्रोसीजर चेंज होता है। अब क्योंकि टैन कोट के लिए जरूरी होता है कि सबसे पहले आप एम की वैल्यू फाइंड करो, उसकी एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं होमोजीनियस बैलेंस प्रिंसिपल। होमोजीनियस बैलेंस प्रिंसिपल क्या होता है, होमोजीनियस बैलेंस प्रिंसिपल ये होता है कि आप इक्वल लिखें जो हाईएस्ट जो टर्म है ना, डिस्पर्सिव टर्म है हाईएस्ट, उसको इक्वलाइज करें हाईएस्ट नॉन लीनियर टर्म जो आपकी ओडीई के अंदर है। ये हमारी ओडीई है ना, इसके अंदर जो हाईएस्ट नॉन लीनियर टर्म होगी और हाईएस्ट डिस्पर्सिव टर्म होगी, उनको इक्वलाइज करके इधर से हम एम की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो जो डेरिवेटिव की फॉर्म में होती है ना, डेरिवेटिव की फॉर्म उसको हम डिस्पर्सिव टर्म कहते होते हैं, और जो पावर की फॉर्म में होती है ना, यू की पावर 2 यू की पावर 3, उसको हम नॉन लीनियर टर्म कहते होते हैं। सो इसमें देखो, इस ओडीई के अंदर देखो, ठीक है, हम लास्ट जो हमारे पास फाइनल ओडीई आती है उसके अंदर से देखते होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव पड़ा है, तो वो यही पड़ा है ना, इससे ज्यादा बड़ा हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं पड़ा, जो हाईएस्ट वाली टर्म होगी वही हम लेंगे। तो ये यू, अगर इधर एक और भी पड़ा होता ना, यू यू फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, अगर थर्ड डेरिवेटिव पड़ा होता मैं थर्ड डेरिवेटिव पिक करता, ठीक है। इधर यू की पावर ये म्यू है और ये यू है, ठीक है। इधर यू की पावर 3 पड़ी होती तो मैं यू की पावर 3 पिक करता और इधर से थर्ड डेरिवेटिव पिक करता। लेकिन इसमें हाईएस्ट कौन सी पावर है, अब यू की पावर स्क्वायर हाईएस्ट है और इधर से हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, वो सेकंड डेरिवेटिव है। सो मैं दोनों को पिक करूंगा, ठीक है। जो ये डेरिवेटिव वाली टर्म होती है इसको हम लिखते होते हैं, जब होमोजेनियस बैलेंस प्रिंसिपल लगा रहे होते हैं तो इसको हम लिखते होते हैं m+2 की। अगर u की सेकंड डेरिवेटिव तो m+2 आएगा, थर्ड डेरिवेटिव है तो m+3 आएगा, फोर्थ डेरिवेटिव है तो m+4 आएगा। अगर स्क्वायर की फॉर्म, अगर हाँ, और जो नॉन लीनियर वाली टर्म होती है u की पावर 2 है तो 2m आएगा, u की पावर 3 है तो 3m आएगा, u की पावर 4 है तो 4m आएगा, ठीक है। इनको इक्वलाइज करेंगे m+2 और 2m को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा m होगा। m हमेशा हमारे पास इंटीजर में आएगा, गॉट इट, ठीक है। अगर इंटीजर में आए तो इसमें लिखा हमने रॉन्ग किया, ठीक है। तो एक केस आगे आएगा कि अगर इंटीजर में आए तो फिर हमें क्या करना चाहिए, वो मैं आगे वीडियोस में डिस्कस करूंगा। सो अभी तक इधर ही रहे आप। तो उसके बाद फिर अब हम यूज करेंगे टैन कोट हाइपरबोलिक मेथड। तो टैन कोट हाइपरबोलिक मेथड कैसे यूज करते होते हैं, ठीक है। एक टर्म मैं इधर क्लियर करना चाहूंगा कि हमारे पास दो किस्म के मेथड होते हैं, एक होता है जस्ट टैन कोट हाइपरबोलिक मेथड और एक होता है जस्ट टैन हाइपरबोलिक मेथड, ठीक है। जब टैन कोट हाइपरबोलिक मेथड से कोई कहता है कि सॉल्व करके आप इक्वेशंस को दो, तो देन आप क्या करते हो, जो यू ऑफ एक्स वाई होता है, जो आपने ऊपर लिखा था यू ऑफ एक्स वाई, हमारा सोल्यूशन इसकी फॉर्म में आएगा ना, तो वो किसकी इक्वल होता है, वो इन दो टर्म की इक्वल आ जाते हैं, यू ऑफ एक्स वाई, ठीक है। टैन हाइपरबोलिक, और ये के से स्टार्ट, के इक्वल 0 से स्टार्ट होगा और ये m तक जाएगा, m की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 आई है तो 2 तक जाएगा, और इधर ये के इक्वल 1 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाएगा, और इसमें कोट आ जाता है, ये एक्साई है, ये भी एक्साई है, ठीक है। इन दोनों को फिर आप लेकर चलते हो और सॉल्व करते हो। इसमें इनको कैसे लेके चलना मैं आपको आगे सिखाता हूँ, ठीक है। अगर कोई कहे कि जस्ट आप टैन हाइपरबोलिक मेथड से सॉल्व करो, देन आप क्या करते हो, इस पोर्शन को, इस ये वाला जो पोर्शन है इसको आप निगलेक्ट कर देते हो, जस्ट इसको लेके चलते हो, इस वाले पोर्शन को, टैन वाले को लेके चलते हो, कोट वाले को निगलेक्ट कर देते हो, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ बाय टैन हाइपरबोलिक मेथड, क्योंकि फिर अगर मैं टैन कोट दोनों करूँ तो वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं आपको मैपल के जरिए करके दिखाऊंगा कि कैसे हम मैपल के जरिए इतना बड़ा जो मेथड्स हैं इनको हम छोटे छोटे स्टेप्स में करके दिखा सकते हैं। सो इसलिए मैं जस्ट टैन को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इसके स्टेप्स भी थोड़े हैं और जल्दी भी हो जाएगा। और मैंने टैन हाइपरबोलिक मेथड को पिक किया, ठीक है। तो जो कोट वाला पोर्शन उसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। मेरे पास m की वैल्यू क्या आई थी, मेरे पास m की वैल्यू आई थी 2 आई थी, सही है। तो मैं m की वैल्यू 2 लिखी,
2 लिखने के बाद इसके अंदर जब इसको मैंने ओपन किया तो मेरे पास ये आ गया ए नोड A1 tan हाइपरबोलिक एक्साई, A2 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्साई, ठीक है। अब मेरे पास u ऑफ एक्साई आ गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जो ODE आई थी मेरे पास, ODE इक्वेशन आई थी, देखिए इक्वेशन 4, इसके अंदर मेरे पास u पड़ा है, u स्क्वायर मुझे चाहिए और u डबल डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि मैंने अब इस इक्वेशन को लेकर चलना है और इसके सोल्यूशन फाइंड करने, ठीक है। तो मुझे u स्क्वायर चाहिए, u डबल डेरिवेटिव चाहिए और u तो मेरे पास आ गया। u मेरे पास क्या है, ये मेरा अब क्या है, ये मेरा u है। अब इसका मुझे स्क्वायर चाहिए और u के सेकंड डेरिवेटिव चाहिए ताकि मैं उस इक्वेशन ODE वाले में पुट कर सकूं, ठीक है। तो मैंने इसका क्या किया, इसका मैंने जब स्क्वायर लिया तो स्क्वायर मैं कैसे लूंगा, जब कभी भी आपके पास 3 टर्म्स आ जाए a प्लस बी प्लस सी, तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज करते हो। ये तो एक अलजेब्रिक फार्मूला है, एक बेसिक फार्मूला है, ठीक है। तो u ऑफ एक्स के अंदर मेरे पास कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो मैं इसी फार्मूले को यूज करते हुए मैंने u का स्क्वायर फाइंड कर लिया। मेरे पास ये इक्वेशन 5 मान लेगी। अब थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान करना है इक्वेशंस के ऊपर कि कौन कौन सी इक्वेशन को मैं कैसे कैसे यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये मिक्स होंगी। से ये मेरे पास इक्वेशन 5 आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या निकालना था, इसका u का डबल डेरिवेटिव भी निकालना था। पहले मैंने u का सिंगल डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। और इसके अंदर एक और बात का ख्याल रखना है कि जब कभी भी आप tan से सॉल्व कर रहे हो तो जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो ये वाली टर्म आ जाती होती है ना, जब आप डेरिवेटिव लेते हो, tan हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव secant हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्साई होता है ना, ठीक है। तो आपने secant हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्साई को साथ लेकर नहीं चलना, आपने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके इसको 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर में लिख देना है, क्योंकि इस तरह आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सिंपल चलेगा, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। जहां कहीं भी ये वाली टर्म आए इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो मैंने इसका डबल डेरिवेटिव फिर लिया, ठीक है। डबल डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास ये टर्म आ गई। अब जो मेरे पास u डबल डेरिवेटिव आया है, u स्क्वायर आया और u एक्सा आया, मैंने इसको ODE वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। ODE वाली इक्वेशन मेरे पास क्या है, ये वाली इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 4 में मैंने पुट कर दिया। इक्वेशन 4 में जब मैंने पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये मैंने इक्वेशन 4 लिखी हुई अगेन, और मैंने इसके अंदर ये पुट किया तो मेरे पास ये सारा आ गया, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 7 का, ठीक है। अब इसमें से मैंने क्या किया, अब ना मैंने ना अपनी प्रॉब्लम को और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, tan हाइपरबोलिक 4 एक्साई वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको इधर लिख दिया। tan हाइपरबोलिक 4 एक्साई वाली एक ये टर्म है, ये इधर आ गई। tan हाइपरबोलिक 4 एक्साई वाली ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, ये दो है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि इज इक्वल टू 0 है। इसी तरह tan हाइपरबोलिक की पावर 3 एक्साई वाली कौन कौन सी टर्म है मेरे पास, देखते हैं गाइस। एक ये है, ठीक है, A1 A1 A2 ये है, एक आ गई, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, अच्छा ये वाली 2 म्यू, ये u नहीं है सॉरी, ये म्यू है, 2 म्यू का स्क्वायर A1। इसके अंदर जितनी भी टर्म्स पड़ी हैं जो आपको u की तरह लगे वो u नहीं है, इसके अंदर म्यू है, म्यू, ठीक है ना। सो वो मेरे पास आ गई, सबका मैंने इसी तरह निकाल लिया, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट वाली भी आ गई सारी ऊपर, जो कांस्टेंट है जिनके साथ कोई tan नहीं लिखा पड़ा तो वो इधर आ गए। इन सब तमाम इक्वेशंस जो मेरे पास आई हैं जिनको मैंने नाम दिया इक्वेशन 8, इक्वेशन 9, इक्वेशन 10, इक्वेशन 11, इक्वेशन 12, इन सब को मैं क्या क्या कहता हूँ, अलजेब्रिक इक्वेशन। इनको क्या कहा जाता है, अलजेब्रिक इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास इक्वेशन 4 थी, ठीक है, नहीं इक्वेशन 4 नहीं, अब जो मेरे पास ऊपर वाली सारी के साथ, ये पेज नंबर 4 है, आप लोगों ने इसको मिक्स नहीं करना, ठीक है। जो मेरे को ऊपर सारी अलजेब्रिक इक्वेशन आई थी उनको अब सिमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, ठीक है। मैं क्यों ये सारा सॉल्व कर रहा हूँ, A2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, मैं ये भी बताता चलूँ। मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे u ऑफ एक्साई की वैल्यू चाहिए। u ऑफ एक्साई की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे A0 चाहिए, A1 चाहिए, A2 चाहिए, एक्साई की वैल्यू चाहिए, सही है। एक्साई क्या चीज है, एक्साई है मेरे पास म्यू ब्रैकेट x माइनस सी टी, ठीक है। तो मुझे म्यू की वैल्यू चाहिए, A2 की वैल्यू चाहिए, A1 की वैल्यू चाहिए, A0 की वैल्यू चाहिए, ताकि इसके अंदर पुट करूं और u मेरे पास आ जाए, क्योंकि ये सोल्यूशन है, बेसिकली यही सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन के फाइंड करने के लिए इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। सो मैं इन इक्वेशन को सिमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। ये मेरे पास जो इक्वेशन 8 है ऊपर पड़ी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जो मेरे पास इक्वेशन 8 आई है, ये वाली, ठीक है। इसको मैंने लिया, इसको मैंने लेके, ठीक है, इसमें से मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेके थोड़ा सा इसको अलजेब्रिकली सॉल्व किया, तो मेरे पास एक ये सोल्यूशन आ रहा है और एक ये सोल्यूशन आ रहा है। ये जो है ना, ये वैलिड क्यों नहीं है, क्यों, जो आपके पास ना कोफिशिएंट जो होगा ना, अगर वो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म A1 A0 A2 जो हाईएस्ट होगी ना, मिसाल के तौर पर इधर A2 हाईएस्ट है, A0 और A1 उससे लेस है, तो जो हाईएस्ट होगी ना वो कभी जीरो नहीं आ सकती। अगर इधर A3 होता तो वो जीरो नहीं आ सकता था। A2 बेशक जीरो आ भी जाता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन इधर A2 हाईएस्ट है तो A2 जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये नॉट वैलिड है।
ठीक है, तो इसमें से हमने A2 की वैल्यू निकाली इधर से, ये म्यू है, -12 म्यू का स्क्वायर ओवर A, ठीक है। तो A2 इसको हम निगलेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब मैंने इक्वेशन 9 को यूज किया, इक्वेशन ये वाली इक्वेशन 9 है, इक्वेशन 9 को यूज करते हुए मैंने उसको लिखा, उसमें से कॉमनली अब ये 0 आ सकता है, ये वैलिड है, ठीक है। इधर मैंने क्या किया, A2 की जगह पे ये वाली मेरे पास एक दूसरी फॉर्म बन रही है ना, तो इसके अंदर मैंने ये वाली A2 की वैल्यू पुट की और इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास म्यू की वैल्यू 0 आ गई। अब म्यू की वैल्यू 0 कभी नहीं आ सकती, म्यू की वैल्यू 1 2 3 कोई भी आ सकती है, लेकिन 0 नहीं आ सकती, क्योंकि म्यू एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड कभी 0 नहीं हो सकता, ये भी नॉट वैलिड है, इसको भी इग्नोर करेंगे। अब जस्ट इसको लेके चलेंगे, ठीक है। जो मेरे पास इक्वेशन 10 है, इक्वेशन 10 है, ये वाली जो इक्वेशन 10 है, अब इसको मैं लेके चलूंगा। इक्वेशन 10 को मैंने देखा, हाँ ये इक्वेशन 10 है, इसको मैंने लिखा, इसको इसके अंदर जो A2 की जगह पे मेरे पास A2 की वैल्यू आ चुकी थी ना, ये वाली वैल्यू, इसकी ना मैंने पुट की A2 की वैल्यू, ठीक है। इसकी जगह पर उसके बाद A1 की भी वैल्यू 0 आई पड़ी थी, जो वैल्यूज फाइंड करनी है उसको मैंने इधर पुट किया, ठीक है, सारी की सारी इसके अंदर जो मेरे पास वैल्यूज आ चुके हैं, जो मैं पुट कर सकता हूँ, पुट की, इसको सॉल्व किया अलजेब्रिकली, ठीक है। उसके बाद अब ना मैंने ना जो नीचे जो मेरे पास फ्रैक्शन टर्म्स आ रही हैं, इनको मैंने खत्म करना है, यानी नीचे से मैंने ए को खत्म करना है किसी तरीके से, अपने सोल्यूशन को और मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके साथ क्या कर दिया, a/12 से इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो फ्रैक्शन में नीचे ए आ रहा था वो खत्म हो गया और मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, इसको मैंने इक्वेशन 11a का नाम दे दिया, ठीक है। अब जो मेरे पास फॉर्म इक्वेशन 12 कौन सी थी हमारे पास, चलते हैं फिर पीछे, ठीक है। ये जो मेरे पास इक्वेशन 12 थी, ये इक्वेशन 11 है, ये मेरे पास जो इक्वेशन 12 थी कांस्टेंट वाली, अब मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन 12 को मैं लेके चलूंगा, सही है, देखते हैं गाइस। अच्छा, इक्वेशन मैंने 12 लिखी, अब इसके अंदर मेरे पास ना A2 की वैल्यू पता थी, वो मैंने एज इट इज इधर पुट कर दी, इसको मजीद सिंप्लीफाइड किया और फिर इसको नीचे से 2 को खत्म करने के लिए, 2 को और A को खत्म करने के लिए मैंने 2A को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, तो मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब मैंने इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 11b का। जो मेरे पास इक्वेशन 11a थी, ये जो इक्वेशन 11a थी, इसमें से मैंने म्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, म्यू, हाँ ठीक है। तो उसको मैंने यानी कि जो और टर्म्स पड़े थे उनको दूसरी साइड पे लेकर इधर से मैंने म्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। अब म्यू स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या करूंगा, इसके अंदर पुट करूंगा, इक्वेशन 11b के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं, जब मैंने इक्वेशन 11c जो मेरे पास आई उसको इक्वेशन 11b में पुट किया, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन आई है इसको इसके अंदर पुट किया, तो देन मेरे पास क्या हुआ, तो मेरे पास ये चीज आ गई। इसको आने के बाद इसको मैंने मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मैंने डायरेक्ट ये स्टेप किया, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मेरे पास ये आ गया। अब इसके ऊपर देखो, मैं इसके ऊपर कैसे उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास और कोई वे नहीं था, तो मैंने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक किया, मेरे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी थी, तो मैंने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए इसको निकाल लिया, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास ए नोड आ गया, ये आ गया ए नोड की वैल्यू, ठीक है। दो, उसके बाद जब मैंने जो म्यू स्क्वायर था, मेरा म्यू स्क्वायर लिखना था ना इक्वेशन 11c के अंदर, मेरे पास अब ए तो वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे ए नोड अगर इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास म्यू की वैल्यू भी आ जाएगी। मैंने इसके अंदर जब ए नोड पुट किया, क्योंकि मेरे पास अब ए नोड आ गया, तो मेरे पास इधर म्यू आ गया, क्योंकि मेरे पास दो ए नोड है, तो एक म्यू की वैल्यू ये आएगी और दूसरी ए नोड जब ये वाला पुट करूंगा तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। मेरे पास अब म्यू भी आ गया, ए नोड भी आ गया, अब A1 और A2 चाहिए, तो मुझे A2 का पता है, मेरे पास ये आ रहा था, अब मुझे म्यू का भी पता चल गया है, तो म्यू की वैल्यू मैं इसके अंदर जब पुट करूंगा, म्यू की वैल्यू, ये वाली म्यू की वैल्यू इसके अंदर जब पुट करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करके, तो मेरे पास ये A2 की आ गया, और क्योंकि दो मेरे पास म्यू की वैल्यूज आ रही है तो दूसरा A2 भी आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास A1 भी आ गया, A1 मैं ऊपर निकाल के आया था, 0 था, A1 भी आ गया, A2 भी आ गया, म्यू भी आ गया, नोड भी आ गया, सब चीजें आ गई। अब मैं जस्ट यू के अंदर पुट करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। इधर मेरे पास दो आंसर सोल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है, एक c ग्रेटर देन 0 के साथ और एक c लेस देन 0 के साथ। देखो, एक मेरे पास म्यू की वैल्यू ये आ रही है, इसमें c ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, a नोड 3c ओवर a है, ठीक है, a नोड देखो दिखाता हूँ, a नोड 3c ओवर a है, दो a नोड है ना, ये तो माइनस c, ये लेस देन 0 वाला है, ठीक है। तो दूसरा मेरे पास A1 0 है, A2 मैंने क्या लिया 3c ओवर a वाला दिया, ठीक है, जो ग्रेटर देन 0 वाला। दूसरे में जो c की वैल्यू सारी नेगेटिव है, वो इधर लिख दी, तो मेरे पास सोल्यूशन। अब इनको मैंने जो u मेरे पास आया था, ये वाला u, ये वाला u वेट जस्ट शो इट, हाँ ये वाला जो इक्वेशन 4 आई थी, अब इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज पुट की और मैंने आंसर निकाली, और दैट इज माय फाइनल सॉल्यूशन, दैट इज
ठीक है, इसके अंदर जस्ट पुट कर दी, और जो tan वाली थी उसको कन्वर्ट करके सीकेंड में लिख दिया, क्योंकि इसका ये ग्राफ जो बनाते होते हैं वो उसी तरह ही बनाते होते हैं, और इसमें भी कन्वर्ट करके लिखते हैं, और ये हमारा फाइनल आंसर, दैट इज व्हाट tan हाइपरबोलिक मेथड। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई आपकी क्यूरीज हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मैपल कोड लेकर आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इतना बड़ा मेथड आप कैसे 6-7 कमांड में करके दिखा सकते हैं। होप सो आप मेरी वीडियो एंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज।